आज है 18 फरवरी 2022 और आज आप जानते हैं आपके विज्ञान का पेपर का परीक्षा आप देंगे तो चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, ये अगर अभी का क्लास जितना मैं आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं इतना अगर आप देख कर जाते हैं तो आपको किसी भी वायरल ऑब्जेक्टिव का वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि खुद वायरल ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पे चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पत्र पे, कोई इधर उधर की बात नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न से शुरुआत करेंगे। अब एक बात आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। आप जानते हैं डेली शाम 6:30 PM पे आपके लिए क्लास होता है। तो कल शाम में मैंने आपके लिए साइंस का एक वीडियो क्लास अपडेट किया था इसी समय, जिसमें हम लोग दो सेट में आपके लिए प्रश्न पत्र कराया था। एक सेट में 88 ऑब्जेक्टिव था, दूसरे में 80 ऑब्जेक्टिव। फिर इस समय सुबह में आपके लिए क्लास चल रहा है, इस समय भी मैं सेम वही पैटर्न दो आपको और प्रश्न पत्र करा दे रहा हूं, जिसमें एक में 88 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, दूसरा में 80। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ये दो क्लास आप देख कर जाइए, आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में, आपको किसी भी तरह के वायरल ऑब्जेक्टिव का वेट नहीं करना है। खुद वायरल ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 40 प्रश्न से ज्यादा फर्स्ट शिफ्ट में और 40 से ज्यादा सेकंड शिफ्ट में। यही दो क्लास, सुबह वाला भी देख लीजिएगा एक क्लास खत्म होगा तो, और अभी का क्लास अगर आप देख कर जाते तो सीधे सीधे प्रश्न आएगा। और प्रूफ आपके सामने, मैथ में आपने देखा मैं 100 ऑब्जेक्टिव बताया था, सभी प्रश्न वैसी पैटर्न पे आ गया था। चलिए सीधे प्रश्न पत्र की बात करते हैं। यहां पे देख रहे हैं कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एग्जाम में भी आपको 40 ही बनाना है। एक एक प्रश्न को समझिएगा। ये क्लास खत्म होगा तो कल का क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उसको देख लीजिए। दो क्लास आपके लिए काफी है। कह रहा है परावर्तन के कितने नियम है, जल्दी से बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है सर? ये प्रश्न आने जा रहा है फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में। सभी 10th के विद्यार्थी जानते हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। दो नियम है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, काफी प्रश्न को सीखना है, समय कम है। एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए। नहीं मालूम है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं बोला कल शाम वाला क्लास और एक क्लास याद करके जाइए, आप पेपर को फोड़कर आने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण। कह रहा है वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछा प्रवेश कर रही है, यह किरण अभिलंब के साथ क्या इस घटना घटने वाला है, यही प्रश्न पूछ रहा है। बउआ टाइप प्रश्न है। जो भी हमारे चैनल के तूफानी लाल हैं, जो पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न। ऑप्शन ए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, वो भी हवा से जब यहां पे जल में प्रवेश करेगी किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं। चलिए आंसर देते चलिएगा। अगर अभी आप क्लास को नहीं देख रहे तो कभी देखें, आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो याद करके जाइए। पेपर में अगर तूफान बचाना है तो तूफानी लाल बनकर जाना पड़ेगा। दो क्लास काफी है, कल शाम वाला और एक क्लास। कह रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। मैथ की तरह इसमें भी आपको तूफान मचा कर आना है। तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन बी सर। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन बी कमेंट कर दिए हैं। बिल्कुल इसी रूप में प्रश्न मिलने जा रहा है। अवतल लेंस कहते हैं अपसारी को। और मान लीजिए एग्जाम में अभिसारी पूछेगा तो क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। बिल्कुल सही, रट जाइए मेरे साथ दोहराकर। उत्तल लेंस पूछेगा तो अभिसारी, अवतल लेंस पूछा है तो अपसारी। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। 4 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपसे कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए? काफी वायरल ऑब्जेक्टिव आपको याद करा दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दो क्लास आप रट कर जाइए, आप तूफानी लाल बन जाएंगे, एग्जाम में तूफान मचा कर आएंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि हमें किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए और उत्तल लेंस के सामने उसे कहां रखेंगे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। ऑप्शन बी सर चौथा का सही आंसर हो जाएगा। पर रखते हैं तो उसका समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मिला जुला कर प्रश्न पूछ रहा है, कितना भी प्रश्न घुमाए कॉन्सेप्ट सेम रहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है गुरुजी? तो हमारे चैनल का हर एक विद्यार्थी जानता है कि इस प्रश्न का सही आंसर 5 नंबर का ऑप्शन डी आपको कर देना है, दृष्टिपटल रेटिना। काफी शानदार, 5 का ऑप्शन डी। ये आप सभी विद्यार्थी अब तूफानी लाल बन चुके हैं, सही तूफान मचाए रही है अंत तक। वो क्लास आप करके जाइए तो एग्जाम हॉल में आपको समझ में आएगा कि सीधे सीधे सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। कल शाम वाला क्लास और अभी का अंत तक क्लास। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए थोड़ा, क्योंकि आप तूफानी लाल हैं, आज तूफान मचाना है। साइंस में भी कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान
कल भी मैंने बताया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी। साइन आई बट्टा साइन आर, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जल्दी से आंसर देना है। कह रहा है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान रखना है, आपका ध्यान किधर है, यहां पे वायरल ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक कौन है सर। काफी मेरे छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर गुरुजी ऑप्शन डी है, मात्रक विहीन होता है आवर्धन। एक बार नहीं, मैं अनेकों बार आपको पढ़ाया था कि लेंस का आवर्धन मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है गुरुजी, ऑप्शन डी। अब नहीं समझने का टाइम नहीं है, नहीं तो आंसर दीजिए, नहीं तो रटते जाइए प्रश्न को। कह रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। इससे आसान बउआ टाइप प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है बिहार बोर्ड। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है सर, 8 का ऑप्शन बी। मैथ का प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हैं, मैंने क्या बोला था कि सभी प्रश्न आपको बउआ टाइप लगेगा। जो भी छात्र इस चैनल के सब्सक्राइब करके गए हैं उनसे बात होता है, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताए कि हाँ हम सर 90+ सही करके आए हैं। वैसे ही इसमें भी करना है, तो कल वाला क्लास और ये क्लास, 2 क्लास बार बार देखिएगा। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है सर। रिपीट कर रहा है प्रश्न, मैं आपको याद करा चुका हूं कि चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक पदार्थ के प्रकृति, चालक के ताप, तो उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन डी। आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, ये सभी लिख दीजिएगा, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है सर आपसे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। जल्दी से बताइए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। रिपीट कर रहा है प्रश्न, विद्युत शक्ति, यहां पे देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर, वाट हो जाएगा गुरुजी, काफी शानदार। ऑप्शन ए देखते देखते सही आंसर कर देना है 10 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। जल्दी जल्दी चलिएगा, आंसर दीजिए। मैथ का पेपर नहीं है कि आप सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देखिए। आप सभी लोग इस चैनल के तूफानी लाल है, मैं देख रहा हूं अभी विद्यार्थी 10 का आंसर दे रहे हैं, 11 पर पहुंच चुके हैं। फास्ट आपको ABCD सिर्फ कमेंट करना है, मैं पढ़ रहा हूं जब तक प्रश्न, तब तक आपको आंसर कमेंट कर देना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है सर। कितना बड़ा प्रश्न कर दिया, प्रश्न तो छोटा था। क्या प्रश्न पूछा है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए इसमें से किसका उपयोग करते हैं। प्रश्न घुमा रहा है, लेकिन आप तूफानी लाल हैं, कितना भी इधर उधर घुमाकर पूछेगा आपको तूफान मचाकर सही आंसर करना है, ऑप्शन सी। ए मीटर से विद्युत धारा नापते हैं विद्युत परिपथ का, वोल्ट मीटर से विभवांतर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से बताइए, 4 कथन है, फ्यूज तार पर कौन सा कथन सही सही लागू होगा सर। नहीं मालूम है, चिंता की कोई बात नहीं, ऑप्शन सी रट जाइए। प्रतिरोध फ्यूज तार का अधिक होता है, गलनांक कम होता है सर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, सही एग्जाम में भी इंग्लिश हिंदी में आएगा, इसलिए ओरिजिनल एग्जाम के जैसा ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है गुरुजी। काफी प्रश्न सीखना है अभी, जल्दी जल्दी फास्ट चलिए, आप लोग पीछे हो जा रहे हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दिए। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जो भी हमारे छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है ब्रास, काफी शानदार। पीतल याद रखेंगे सर, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। आगे बढ़ेंगे, काफी शानदार शानदार प्रश्न आपको याद करा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको तूफान मचाना है, जैसे मैथ में मचा कर आए थे। कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। आपको पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है, तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर, तो नीचे देखिए दिया गया है, ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। फिर से रिपीट करेंगे सभी छात्र की, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान रहता है। काफी शानदार, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं करना है। 40 आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव। कल का क्लास देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है, और एक क्लास देख लीजिए 2 बार 3 बार, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, आप 40 में 40 फोड़ने जा रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया सर। याद रखिए, जल्दी से याद कीजिए, आर्स्टेड ने। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह का टाइम है, पूरा ऊर्जा के साथ प्रश्न को याद करके जाइए। कह रहा है निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखना है, नहीं है जैसे ही पूछेगा कहिएगा सर बौआ टाइप प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको सिखाया था कि नाभिकीय ऊर्जा, बिल्कुल सही। बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला सभी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न अभिक्रिया जरूर पूछेगा। कितना प्रश्न में आपको करा दिया कल शाम में और इस समय इतना काफी है आपके लिए। 1 लाख ऑब्जेक्टिव आपको नहीं रटना है, 40 ही आपको बनाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। समय मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं क्योंकि पीछे हम लोग काफी कॉन्सेप्ट सीखे। आप जानते हैं कि इसमें समय नहीं है आपके पास कॉन्सेप्ट सीखने का, दो ही आपके पास ऑप्शन अब बचा है, या तो सही आंसर या तो रटना बस। कह रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भी चला कह रहे हैं कि गुरुजी ए है द्विविस्थापन अभिक्रिया, काफी शानदार सर। ऑप्शन भी देख रहे हैं, द्विविस्थापन, 2 बार विस्थापन, बिल्कुल सही। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर जी, ऑप्शन भी काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। काफी वीवीआई प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 क्लास करके जाइए। ये अभी जितना हम लोग कर रहे हैं उतना कर लीजिए, तैयार करके जाइए, और कल शाम वाला कह रहा अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। एसिड रेन की बात हो रहा है सर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा, लेस देन 5.6, तो उसे कहते हैं कि अम्लीय वर्षा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी पूरा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी सही आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, आंसर दीजिए। आप लोग पीछे हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि काफी प्रश्न की चर्चा करना है, साइंस है, रटते जाइएगा। 19 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है कि NaHCO3 यौगिक, ये भी हम लोग के क्लास से प्रश्न है, कोई एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो हम लोग नहीं सीखे हैं। इसका प्रचलित नाम पूछ रहा है, जल्दी से आंसर देंगे। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर कमेंट कर पा रहे हैं। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही। NaHCO3 बेकिंग सोडा, याद रखेंगे। अब वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3 हो सकता है, आगे मिल जाएगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। 20 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अपच के उपचार के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट कर दीजिए, 1 सेकंड समय लेना है। कल शाम में भी ये प्रश्न मिला था, रिपीट कर रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, एंटाएसिड, बिल्कुल सही। एंटाएसिड सर ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो यही OMR सीट पे कलर करना है। बउआ टाइप प्रश्न एग्जाम में खोजकर 40 बनाकर आ जाना है, जो हम लोग पढ़कर जा रहे हैं उसी में से 40 बनाइएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। कितना बड़ा कर दिया प्रश्न, इसको सीधा सीधा पूछना चाहिए था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। एक लाइन का प्रश्न था, ये घुमा रहा है कि आप लोग गलत करें, लेकिन आप तो तूफानी लाल है, कितना भी ये घुमा ले आप गलत नहीं करेंगे। एक किसका ऑप्शन है, मेथेनोइक अम्ल होता है, बिल्कुल सही। चींटी के डंक में ऑप्शन ए सही सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं क्लास से जुड़े हैं, कल शाम में भी जुड़े थे और सही सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग तूफानी लाल हैं। आज विज्ञान में भी तूफान मचाना है। कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। कहिए मैं प्रश्न नहीं बताया हूं, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न मैं बोला था, रट जाइएगा। टमाटर, बिल्कुल सही, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे सर, 23 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। काफी प्रश्न की चर्चा करना है और आपको सभी प्रश्न याद भी करना है, 2 बार 3 बार इस क्लास को देखना है ताकि एग्जाम में आपका 80 में 80 लेकर आना है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग चल रहे हैं, आंसर दीजिएगा। CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है। CaSO4 हाफ H2O जैसे ही आएगा वैसे ही आपको समझ जाना है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का सूत्र है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी पे दिया गया तो यही सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ये देखिए क्या पूछ रहा है, अपवाद से प्रश्न आ गया। कौन धातु कमरे के ताप पर जो है आपके तरल अवस्था लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है गुरुजी, तो ऑप्शन ए पारा, काफी शानदार, पारा आपको याद रखना है, Hg। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मरकरी। चलिए 25 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, इसका भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए किसी भी छात्र का। ये भी कल क्लास में मैं आपका रिवीजन कराया था कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं सर, तो याद कीजिए वहां पे आपको आंसर क्या बताया गया था, त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड सर, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी एग्जाम
में देखते देखते अगर आप पूरा क्लास आज वाला और कल शाम वाला करके जाते हैं तो आप देखते देखते 10 से 15 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक सभी अपवाद से, लेकिन बउआ टाइप प्रश्न है, ग्रेफाइट है। काफी शानदार, अपवाद से प्रश्न है ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आगे आपके 288 वाला कॉन्सेप्ट से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कर रहा है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है? कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यही प्रश्न पूछा गया है, घबराना नहीं है। तो 4, क्योंकि 6 होगा तो 2 4 बिल्कुल सही। ऑप्शन भी देखते देखते कमेंट करना है। सभी क्लासेस से प्रश्न है, अंत तक बने रहिए, तूफान मचाए रहिए अगर एग्जाम में तूफान मचाकर आना है तो। और ये पूरा क्लास देखकर चाहिए, अभी तो पहला सेट चल रहा है, एक सेट और हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। एल्कीन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपको भी इसका पीछा नहीं छोड़ना है, इससे आपको अंक लेकर आना है। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तीनों में विस्तार से कल शाम के क्लास में आपको रटाया था। ये 3 आप रट कर जाइएगा, इसीलिए मैं बोला वो भी क्लास देख लीजिएगा। एल्कीन, अभी हम लोग सीधे डायरेक्ट आंसर कमेंट करना है CnH2n। काफी शानदार, काफी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 28 का ऑप्शन सी सर कमेंट कर दिए हैं। इसका मतलब है कि क्लास, कल का क्लास आप रट चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहलाते हैं? कह रहा है वैसे यौगिक जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो क्या कहलाते हैं सर? वो कहलाते हैं समावयी। समावयी, और ये घटना क्या कहलाता है? समावयता। कहीं पे नहीं है, संरचनात्मक समवाय जो ये पर दिया गया दूसरा, इसको नहीं टिक करना है। आप सीधे सीधे परिभाषा पूछ रहा है, पढ़े हैं कि वैसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग, क्या कहलाते हैं? समावयी। और उसकी घटना क्या कहलाती है? समावयता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, आप तूफानी लाल है, आपसे आंसर गलत नहीं हो सकता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज भी आप मैथ की तरह ऑब्जेक्टिव पूरा सही करके आएंगे। नंबर प्रश्न कह रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया था सीधे सीधे वही प्रश्न पूछ रहा है। तो 30 का ऑप्शन भी, मेंडलीफ ने क्या कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान अर्थात कि एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी। देखते देखते आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर, रटते जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर एग्जाम में तूफान मचाना है तो अभी जितना प्रश्न आ रहा है रटते जाइए। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहलाता है? अर्थात कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ है, जो उदग्र स्तंभ है, वर्टिकल जो कॉलम्स है, वो क्या कहलाता है सर? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी, समूह। बिल्कुल सही, ग्रुप्स कहलाते हैं। काफी शानदार। ऑप्शन बी, जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं समझिए आपकी तैयारी शानदार हो चुका है। अब 32 नंबर प्रश्न देखिए, एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको रटाया हूं कि अम्ल राज जो होता है उसमें HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? जल्दी से बताइए। HCl और HNO3 का अनुपात अम्ल राज में क्या होता है सर? 3:1। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सटीक उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देते जाइए, नहीं मालूम है तो रटते जाइए, 2 ही ऑप्शन आपके पास है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? यही प्रश्न पूछ रहा है सर आपसे। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुजी, स्वपोषी कहलाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर का क्या कार्य है? जो छोटी आंत अर्थात कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रंसाकुर पाया जाता है उसका कार्य, बायोलॉजी से प्रश्न है, थोड़ा डीप में प्रश्न चला गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, यहां पे याद करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में गलत नहीं करना। तो जो रंसाकुर पाया जाता है उसका काम होता है एब्जॉर्बेशन, अवशोषण करना सर। बिल्कुल सही, तो रटते चलिएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है? देखिए काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं अभी 33 का लिख रहे हैं, हम लोग 35 पे पहुंच चुके हैं। 33 पे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं कि 33 का क्या आप लोग बोल रहे हैं? ऑप्शन है, तो बिल्कुल वही तो बताया गया है, याद करते चलिएगा। 35 का आंसर दीजिए। 35 पे आप तूफानी लाए, जल्दी से आगे बढ़िए, इतना स्लो चलिएगा तो काम कैसे चलेगा? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है? हम लोग को बहुत सारा प्रश्न सीखना है, जल्दी से याद कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद,
पादप में देखिए कह रहा है अनॉक्सी जो श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद पूछ रहा है आपसे, इंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? तो ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल होता है। बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन सी रटते चलेंगे। 37 नंबर प्रश्न आ गया। सभी तूफानी लाल विद्यार्थी जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कितना शानदार प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन। ये प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न ऐसा है जो घूम फिर कर हमेशा पूछा जाता है। यही प्रश्न देखिए कितना बार हम लोग पढ़े कि जल का परिवहन जाइलम, भोजन का परिवहन फ्लोएम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब रटना है, सिर्फ आपको रटते चलिएगा, काफी प्रश्न आएगा। अभी देखिए इसी क्लास में काफी प्रश्न मिल जाएगा। एक सेट में 88, फिर दूसरे सेट में 80, यहाँ पे 8 16, और कल भी इतना हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे, तो 8 8 16, यहाँ पे 6 6 12, 1 13, यहाँ पे 1 1 2 1 3। इतना ऑब्जेक्टिव काफी है, कुछ नहीं पढ़े, इतना रट के जाइए आप। 40 में 40 आपका फर्स्ट शिफ्ट और 40 सेकंड शिफ्ट में इसमें से आ जाएगा, 40 ही आपको बनाना है। करे खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? क्या पूछ रहा है आपसे, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तितली में सबसे छोटा ऑप्शन के अनुसार यही है। देखते देखते ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न का सभी विद्यार्थी एक साथ बिल्कुल सटीक और सही उत्तर कमेंट कीजिए। इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? इनमें कौन पादप के उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है सर। तो ऑप्शन डी स्टार्च जो है ये नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बाकी टैनिन, रेजिन, लैक्टेस ये सभी पादप के उत्सर्जी पदार्थ है, स्टार्च नहीं है सर। ऑप्शन डी बउआ टाइप प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न करा, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। कितना बार बताया गया है, NH3 एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन सी सही आंसर आपको कर देना है 40 नंबर प्रश्न का। एग्जाम में आपको 40 बनाना है, लेकिन क्या सर, यहां पे पूरा ऑब्जेक्टिव 2 सेट अभी चल रहा है, क्लास पूरा देखेंगे और कल वाला 2, तभी आप 40 सही कर पाएंगे। और काफी सब्जेक्टिव में भी ये सभी प्रश्न आपको मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है तो थायराइड ग्रंथि करेंगे। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी। देखते चलिए, आंसर देते चलिए, रटते चलिए। 42 नंबर प्रश्न के देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी तूफानी लाल बने हुए हैं अभी तक क्लास में और इसका आंसर दे पा रहे हैं कि इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? इसमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है गुरुजी? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 42 नंबर प्रश्न का देखते देखते आपको आंसर ऑप्शन सी कमेंट करना है, एथिलीन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। ऑप्शन सी एग्जाम में करके आइएगा, आप तूफान मचा कर आएंगे, एथिलीन। रटते चलिएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है सर? इंसुलिन की कमी से इसमें से कौन सा रोग होगा गुरुजी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, मधुमेह होता है सर। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन विधि है? ईस्ट जो है इसमें किस विधि से जनन करता है? सभी अलैंगिक जनन की विधि दिया गया है, तो इसमें क्या सोचना है, मुकुलन से करता है। बिल्कुल सही, रटते चलिए। ईस्ट जैसे ही पूछेगा मुकुलन, ईस्ट मुकुलन, ऐसे रटिएगा। 45 नंबर प्रश्न सभी वीवीआई प्रश्न में, इससे बाहर कोई वायरल ऑब्जेक्टिव का चक्कर आपको छोड़ देना है। सभी वायरल ऑब्जेक्टिव है। मैं बोला कल वाला क्लास जाकर इस चैनल पे वीडियो के नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं, उसी में मैं लिंक दिया हूं, और ये क्लास पूरा देखिए। वायरल आप ही खुद वायरल करा देंगे ऑब्जेक्टिव। कह रहा मानव में निषेचन की क्रिया कहां होती है सर? फैलोपियन नलिका में। बिल्कुल सही, फैलोपियन नलिका में मानव में निषेचन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी करेंगे। 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं सर? तो मेंडल कहे जाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन है, बउआ भी बताएगा। 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है सर। काफी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी कह दिए हैं ऑप्शन डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? रटिएगा इसका आंसर सर, डार्विन। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी। ये आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपसे 49 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की
अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो गुरुजी, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। एक बात और यहाँ पे देखिए समझिएगा, आप लोगों से ज्यादा मेहनत हम लोग करने पड़ता है, क्योंकि हम लोग देखिए आता है कि आप जब पेपर देकर कल आए आप लोग और बोले कि सभी प्रश्न सर क्लास से आया था, तब हमारा दिल खुश हो जाता है कि आप लोग बनाए हैं। क्लास से आए इससे मतलब नहीं है। अब देखिए मैं कल शाम में आपको 2 सेट कराया 88 और 80 ऑब्जेक्टिव, आज भी करा रहा हूं। अब क्लास से आएगा तो मैं तो बोलूंगा क्लास से आया, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खुशी कब मिलेगा जब आप इस दोनों क्लास को अभी समय है रट कर जाते हैं, देख कर जाते हैं और 40 में 40 और सब्जेक्टिव भी फोड़ कर आएंगे, तब चलिए हमारा इतना मेहनत इतना आपको पढ़ाना सभी सार्थक हो जाएगा। तो ध्यान से आपको रटते चलना है, बारीकी से, थोड़ा सा तेज चलिए। बिल्कुल आप लोग पीछे हैं। 49 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न आपके लिए शानदार शानदार मैं सेट लेकर आया हूं, अंत तक बनकर कर लीजिए और कल वाला क्लास। चलिए 50 नंबर प्रश्न करा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? क्या प्रश्न पूछेगा, सोचिए कितना, जो प्रश्न है सभी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। नेत्र लेंस में फोकस दूरी कम हो जाने से, अगर किसी के नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है सर? तो आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष। सर बढ़ जाएगा तो दूरदृष्टि दोष। बिल्कुल सही, दोनों प्रश्न आएगा, रटते चलिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब शॉर्ट सर्किट होगा, लघु पतन होगा, तो उस समय विद्युत धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है सर? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है और ओवरलोडिंग में कम हो जाता है। कोई प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे, गलत नहीं करना है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, आपसे निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के द्वारा निरूपित नहीं होता है? प्रश्न पर गौर कीजिएगा, नहीं होता है ये बात पूछ रहा है। 52 नंबर प्रश्न में देखिए IR² है, यही विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं निरूपित कर रहा है, बाकी सभी निरूपित कर रहे हैं। तो पूछा था कौन नहीं कर रहा है सर? तो ऑप्शन बी। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ेंगे सर। 53 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आपको बताना है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे चैनल का छोटा बउआ भी जानता है, पक्षाम्बी मांसपेशियों द्वारा। कल भी मैंने बोला था रटने के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। काफी शानदार। तो ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन भी जल्दी जल्दी याद करिए और आंसर दीजिए। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में, कई बार मैं बोला हूं, रटते चलिए बाबू, टंगस्टन का प्रयोग होता है। काफी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट किए हैं, काफी आप लोग तूफानी लाल हैं इस चैनल के, आज भी आप लोग तूफान मचाएंगे। आप लोग का क्लास में एनर्जी देखकर मुझे पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? साधारण प्रिज्म 5 सतह से। कल भी मैंने बोला था, ऑप्शन का पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 57 कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो कहिएगा सर समतल दर्पण होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर। 58 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कुछ प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जो बिहार बोर्ड के हर साल पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो उसी तरह कुछ प्रश्न हर सेट में आपको मिल जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी खोज पूछ रहा है। तो 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, फैराडे। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी रटिएगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे। पढ़ेंगे। 59 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। बिल्कुल सही सर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, याद रखेंगे। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक के वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? अधिकतम, यहां पे गौर करना है, अधिकतम सामान्य नेत्र है सर, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो अनंत तक देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पूछता तब क्या करते? 25 सेंटीमीटर। तो इसी पे प्रश्न डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि लेंस की क्षमता का बउआ SI मात्रक बताइए। बउआ टाइप प्रश्न, लेंस की क्षमता का SI मात्रक सर
मीटर इनवर्स। काफी शानदार। जानते हैं लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, 1/मीटर ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, इसे ही बोलते हैं सर डायोप्टर। बिल्कुल सही, कुछ भी आएगा घुमा फिरा कर आपको सटीक आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे सर 62 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। एग्जाम में सभी प्रश्न आपको हलवा लगेगा, बस अभी का क्लास देखिए और कल वाला क्लास 2 बार 3 बार रट के जाइए। प्रश्न करा अभिक्रिया CuOH2 CuH2O में किसका उपचयन होता है? ये प्रश्न देखिए कितना शानदार है, किसका उपचयन हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अब समझ में आ गया, H2 का। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 62 का। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 63 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि सोडियम की संयोजकता Na, सोडियम की संयोजकता बताइए सर। एक, अब तो आप जानते हैं एक, बिल्कुल सही, आप निकाल भी सकते हैं 288 पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिख भी दिया था, यहाँ पे देखिए Na, इसलिए इंग्लिश पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न में क्या बोला आपसे, एल्कीन एल्केन एल्काइन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तीनों का फॉर्मूला आपको रट कर जाना है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है सर? तो CnH2n+2 में तीनों का आपका रिवीजन एक ऊपर कराया था, CnH2n, यहाँ पे CnH2n+2, ऑप्शन सी एल्केन। एल्केन एल्कीन एल्काइन रट जाइएगा, दोनों शिफ्ट में एक एक फार्मूला पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान, हमारे चैनल का बउआ जानता है कि ये पीएच स्केल है, तो 7 उदासीन, 7 से आगे जाते हैं क्षारीय, 7 से कम होगा अम्लीय, तो कहां पे है ऑप्शन सर? तो देख रहे हैं 7 के बराबर, बिल्कुल सही, =7, ऑप्शन सी 65 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं गुरुजी? तो सारणी में कितने वर्ग हैं बउआ भी जानता है, 18 वर्ग है। बिल्कुल सही, रट रही है, नहीं मालूम है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, रटते जाइए। अब आपके पास समझने का ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन बचा है, या तो इसका सही आंसर दीजिए या रटते जाइए जो मैं सही बता रहा हूं। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु, अब देखिए कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु के अपवाद से अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था, ग्रेफाइट। बिल्कुल सही, प्रश्न काफी घुमा रहा है, ऑप्शन बी। 68 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है, कह रहा है कार्बन, व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? तो जानते हैं कार्बन इज नॉन मेटल। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी, शानदार, काफी शानदार। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी तूफानी लाल बनकर तूफान मचाए हुए हैं। ऑप्शन बी 68 का कमेंट बॉक्स में भरा हुआ है। काफी विद्यार्थी अभी पीछे है, 67 पे है। 67 क्या था? बउआ टाइप प्रश्न था। जल्दी से आंसर दीजिए, सभी प्रश्न आपको बउआ टाइप लगना चाहिए। नहीं मालूम है तो याद कर लेंगे तब लगेगा। बिल्कुल सही। कह रहा निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, सभी छात्र छात्राओं का आंसर 1 सेकंड में आना चाहिए। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है सर? CH3 COOH। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। जो भी छात्र हमारे कमेंट कर रहे हैं, आप ही तूफानी लाल हैं, आज आप तूफान मचाएंगे, ऑप्शन डी 69। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। कह रहा है पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या सर, ये तो हमेशा पूछ लेता है, 19। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए 70 का सही आंसर आपको कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन बायोगैस है गुरुजी? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो CH4। बिल्कुल सही, रटिएगा, नहीं मालूम है तो कौन बायोगैस है? CH4। आगे बढ़ते हैं सर 72 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक, बिल्कुल साधारण नमक, कॉमन साल्ट, इसका रासायनिक सूत्र, तो साधारण सा प्रश्न हो गया NaCl। काफी सही, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड सर, NaCl। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न बउआ का बउआ टाइप प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक रिएक्टेंट कहे जाते हैं? तो ऑप्शन सी, जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न, सारा प्रश्न सीख कर जाना है। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन इसमें से शून्य वर्ग का तत्व है सर? तो ऑप्शन सी He। बिल्कुल सही, He शून्य वर्ग का तत्व है, हीलियम। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 75 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, एक नहीं अनेकों मॉडल पेपर में मैं इसका आंसर आपको बताया था कि इसको रट जाइए। कितना बार मैं बोला था कि इसको रटते चलिएगा सर। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये जो हरे पौधों में होता है,
तो ऑल ऑफ द अबव, इसीलिए ऑप्शन सेट किया है बिहार बोर्ड बेचारा। तो ऑप्शन डी सही आंसर करना है। 76 कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग इसमें से कौन है गुरुजी? पत्ती, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी लीफ सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं क्या पूछ रहा है? प्रकाश संश्लेषी अंग, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जैसे ही एग्जाम में आएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वैसे ही कहिएगा लीवर, यकृत। इसमें कहाँ है? ऑप्शन ए पे है, जहां पे रहेगा वहीं सही हो जाएगा ऑप्शन लीवर, यकृत। आगे बढ़ते हैं सर, 78 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। देखिए वही प्रश्न है, घुमा रहा है, कितना भी घुमाएगा। आपको भी तो तूफान मचाना है, आप भी तूफानी लाल हैं, आपको नहीं घूमना है। प्रश्न में कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो मैं अभी बताया कि जाइलम जो है जल के वहन के लिए, फ्लोयम जो है भोजन के वहन के लिए। ऑप्शन ए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सर एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में, काफी हम लोग फास्ट चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी भी तूफान मचाए हुए, एकदम बराबर में चल रहे हैं, बिल्कुल सही। इसी तरह फास्ट आपको कमेंट करना है और याद करना है। 79 कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन सर विसरण द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 80 नंबर प्रश्न को समझेंगे। सीधे और सटीक हम लोग प्रश्न पे फोकस रहते हैं, इसीलिए कम समय में मैं आपको मैक्सिमम प्रश्न बता देता हूं। इतना प्रश्न बनाने में काफी लोग जो आपको 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सीखना है, इसमें या तो आंसर दीजिए या याद कीजिए। और एक क्लास खत्म होगा तो अभी आपको इसी को 1-2 बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा सभी प्रश्न का। और जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो कल शाम वाला आप लोग क्लास किए थे, उसका जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतता है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना आपके लिए बोल बोल कर क्लास कराया जा रहा है तो वीडियो को तो आप लोग लाइक कर देते हैं, मैं जानता हूं आप लोग का, इसीलिए तो एग्जाम शानदार बीत रहा है। लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है मछली के हृदय में कोष्टकों की संख्या, मछली के हृदय में कितने कोष्टक होते हैं सर? 2 कोष्टक। मछली छोटा सा है, 2 कोष्टक। ऑप्शन है बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिर वही प्रश्न आ गया कि एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? काफी वीवीआई प्रश्न है सर, ध्यान से ऑप्शन को समझिएगा। ऊपर भी प्रश्न था लेकिन वहां पे देखिए ऐसे ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वहां पे सिर्फ NH3 था, हम लोग सही कर दिए। यहाँ पे देखिए एमिनो अम्ल के विखंडन से CO भी बनता है, NH3। तो यहाँ पे सटीक ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो आपको गलत नहीं करना है, ऑप्शन पे गौर करना है और रटते चलिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न कह रहे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसमें से क्या है गुरुजी? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो एक हार्मोन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, काफी शानदार। ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। एग्जाम में 80 है लेकिन यहाँ पे मैं बोला एक में सीट में 88 और एक और सेट लेंगे उसमें 80, बस इतना काफी है। कह रहा है एक नर हार्मोन का उदाहरण इसमें से कौन है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो नर हार्मोन इसमें देखिए टेस्टोस्टेरोन है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, ध्यान से देख रहे हैं, ऑप्शन डी। देखते देखते आंसर कमेंट करना है, नहीं तो याद करना है। कह रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन सभी अलैंगिक जनन की विधि है गुरुजी। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न को रटिएगा। कह रहा है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या इसमें से होता है सर? तो 85 का भी ऑप्शन डी पे दिया गया। पराग कण जो होता है वो पराग कोश में होता है। ऑप्शन डी बउआ भी जानता है 10th का। 86 कह रहा है अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिकी गुणों का संदेश डीएनए अणुओं में होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन है डीएनए टेस्ट इसीलिए तो कराया जाता है। अनुवांशिकी गुण का संदेश कहां होता है? तो डीएनए अणु में। चलिए 87 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, कितना बार मैं बोला हूं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को, बिल्कुल सही सर। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। चलिए 88 नंबर प्रश्न, ये अपना 88 नंबर है। कह रहा है हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहां पाया जाता है? तो अगर आपको मेरा बात याद होगा तो मैं कई बार बताया हूं कि हाइड्रीला पौधे जलीय पौधे, इसमें रंध्र नहीं होता। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। ये 88 के आगे हम लोग को एक और सेट लेना है, उसमें 80 प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए यहां पे मैं सेट कर सकता था लेकिन आगे हम लोग को 106 आपको भी लिखना पड़ेगा, 106 का 1, 106 का 2, तो उतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए चलिए दूसरा सेट लेकर हम लोग आंसर दे रहे हैं। आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम में तूफानी लाल अगर आपको बनकर जाना है तभी आप तूफान मचाकर आएंगे। एक क्लास पूरा, एक और सेट आप थोड़ा देर और वेट कीजिए, एक और सेट हम लोग कर ले रहे हैं। थोड़ा देर
रेगुलर क्लास में बने रहिए और कल वाला क्लास काफी है आपके लिए। चलिए इस सेट में 80 है, बस अंत तक बने रहिए। इस 80 को भी हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, मैं आपका बिल्कुल मिनिमम समय लेने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, जल्दी से आप पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप आंसर देते हैं। नहीं मालूम है तो इसे याद करते हैं। कह रहा है आपसे किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कह रहा है किस दर्पण का, यहाँ पे देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी इसमें ऋणात्मक है सर, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो एक ही ऑप्शन है, मैं सही आंसर बता रहा हूं तो याद कीजिए। तो पहले नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी पे अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, रट जाइए। तो आपके पास उतना लॉजिक है, धनात्मक पूछता तो आप क्या करते, कहते उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। देखिए प्रश्न वही है जो उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका कई बार इधर उधर कर रहा है, बस यही यहां पे आपको सीख कर जाना है। तो दर्पण के फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है, तो f बराबर r/2। काफी विद्यार्थी सही आंसर कमेंट कर दिए हैं, ऑप्शन भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे आ गया सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए दूर दूरी अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, अब आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी। इसलिए मैं बोला कि मैं आपका इतना रिवीजन करा दे रहा हूं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो अभी मैंने क्या बताया, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही सर, तीसरा का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा का क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं, यहां पे देखिए 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं सर, चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ये प्रश्न तो कई बार आपका पीछा नहीं छोड़ा है, कितना बार इसे पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। यहां पे देखिएगा तो चौथे नंबर प्रश्न का जो भी छात्र करें लाल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है तो यही कम झुकेगा। बिल्कुल सही। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आप जानते हैं, सिर्फ प्रश्न को घुमाया गया है। कह रहा है प्रश्न आपसे कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रश्न घूम फिर कर यही पूछा जा रहा है। तो वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन भी। अंत तक बने रहिए, तूफानी लाल बनकर जाना है। ये दूसरा सेट चल रहा है और 2 सेट कल शाम में, इतना ही आपके लिए काफी है। छठा नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अभी मैंने बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है सर, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा हमेशा बड़ा बनेगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, ये भी याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न कितना घुमा रहा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, दोनों रटना है। ऑप्शन सी 8 का सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यहां पे देखिए कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है सर, गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, बउआ भी बताएगा, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 10 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न काफी शानदार शानदार है, इतना प्रश्न पढ़ के जाइएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठा का नियम किसने दिया। आपको बताना है कि दाएं हाथ का अंगूठा का नियम किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहां पे देखिए राइट हैंड थंब रूल, तो किसने दिया था, मैक्सवेल ने। काफी विद्यार्थी हमारे तूफानी लाल कह रहे हैं 10 का ऑप्शन डी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक। देखिए क्या कह रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है सर, वोल्ट होता है। विभव पूछेगा या विभवांतर पूछेगा, वोल्ट होगा। बिल्कुल सही। ओम किसका होता है, चलिए यहां पे बताइए, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारा का। कूलम्ब पूछेगा तो किसका होगा, आवेश का। फिलहाल क्या पूछा था, विभवांतर तो वोल्ट, याद कर लीजिए। ओम भी पूछेगा तब नहीं कहिएगा नहीं पढ़ाया गया था, प्रतिरोध का। एम्पियर पूछेगा, विद्युत धारा का। कूलम्ब पूछेगा तो आपका आवेश का। ये काफी शानदार, काफी विद्यार्थी तूफान मचाए हुए, अंत तक बने रहिएगा। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है।
किस क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध तो उसका मान बढ़ते जाएगा। काफी डीप में प्रश्न लेकर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आप तूफानी लाल तूफान मचाइएगा तो कहिएगा ऑप्शन ए। देखिए क्या पूछा कि कब हम प्रतिरोध के संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में देखिए कैसे होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 बढ़ते जा रहा है, जोड़ रहे हैं। और इसमें देखिए 1/R होता है तो घटते जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो पूछेगा कब घटता है तो समांतर क्रम, कब बढ़ता है श्रेणी क्रम। दोनों प्रश्न सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। चुंबकीय अर्थात कि मैग्नेटिक लाइंस की बात हो रहा है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति सर कैसी होती है, तो आप बुक अगर पढ़े होंगे तो कहेंगे कि काल्पनिक। नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़कर याद कीजिए, काल्पनिक होती है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति। ये बढ़ते हैं सर 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, बउआ टाइप प्रश्न अभी हो जाना चाहिए क्योंकि कई बार मैं आपको रटा चुका हूं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। याद रखिए ऑप्शन सी रटिएगा थोड़ा मेरे साथ। 1 किलोवाट 3.6 गुने 10⁻6। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से क्या है सर, सौर ऊर्जा है। बिल्कुल सही, सोलर एनर्जी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी। अब कह रहा है 16 नंबर प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। काफी वीवीआई काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है सर। अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी। रटिएगा मेरे साथ, अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्राइमरी कलर प्रकाश का कौन है सर। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर सभी आपको पढ़ना है। जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। अभी 15 पर मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। इतना स्लो आप लोग क्यों चल रहे हैं। आप तो तूफानी लाल हैं, आपको तूफान मचाए रहना है और आपको तो सिर्फ ABCD कमेंट करना है। इतना आप, मैं पढ़ रहा हूं तब तक आंसर दीजिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है सर, तो 17 नंबर प्रश्न का जो भी हमारे छात्र कर रहे हैं ऑप्शन डी। बिल्कुल तूफानी लाल आपका आंसर सही है। उपरोक्त सभी लाल, नीला, हरा सभी प्राथमिक वर्ण है। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। कौन नेत्र का रंगीन भाग है। यहां पे देखिए कलर पार्ट, यहां पे कलरेड पूछ रहा है। आई का कौन सा रंगीन भाग होगा सर, तो 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आइरिस है गुरुजी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी 18 का सही आंसर कर देंगे। पढ़ते हैं सर 19 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न VVI है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि 2 सेट एक काफी है। अभी ये 2 सेट जो अभी हम लोग समाप्त किए हैं 88, इसमें 80 है, चिंता आपको नहीं लेना है। और कल शाम वाला 2 सेट, 4 सेट में तो आप तूफान मचा देंगे। कह रहा है 1 HP बराबर, 1 HP बराबर जल्दी से याद कीजिए, समय काफी बीत चुका है। ऑप्शन ए 746 वाट। काफी शानदार, जल्दी जल्दी बढ़िए आगे। 19 का ऑप्शन है। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। लाइट वाला चैप्टर से प्रश्न है, उत्तल लेंस होता है। बिल्कुल सही, 20 का ऑप्शन भी आपको याद रखना है, रटते चलिएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, पीछे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास किए होंगे पीछे 2-3 दिन पहले की बात है, तो ये सभी प्रश्न मैं आपको कई बार बताया हूं कि चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही। सोचिए अगर कल शाम का क्लास आप करते हैं और एक क्लास, तो एग्जाम में प्रश्न का आप धुआं धुआं मचाकर आएंगे। एक किसका हो गया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा, एम्पियर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है सर, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, याद रखेंगे आवेश का है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 22 का सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। 1 वाट बराबर क्या होता है। बउआ भी जान चुका है इस चैनल का छोटा बउआ भी, कि बउआ टाइप प्रश्न है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा में 1 सेकेंड, तो ऑप्शन ए पे दिया गया था, तो इसे ही सही आंसर करके आना है। बिल्कुल सही, मैं देख रहा हूं काफी छात्र अभी तक बने हुए, अंत तक बने रहिए, आप ही तूफानी लाल हैं। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा के मात्रक का, विद्युत धारा का मात्रक है।
विद्युत धारा का इसमें से क्या मात्रक है सर? अभी मैंने बताया ऊपर, एम्पियर, बिल्कुल सही। एम्पियर। वोल्ट किसका होता है आप अभी जान चुके हैं, ओम, वाट सभी आप जान चुके हैं हम लोग। चलिए समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे ऑप्शन ए विद्युत धारा आएगा, एम्पियर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, इसमें से कौन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो CO2 आप जानते हैं, बहुआ भी जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखते हैं कितने हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं कि शरीर में जो भोजन का पचना होता है, अर्थात कि भोजन का पचना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? घुमा फिराकर बात यही कहा जा रहा है, उपचयन, ऑक्सीडेशन सर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर, 27 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब हम जल डालेंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी सर? धीरे से कह दीजिए, उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक ऊष्मा निकलेगा। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन नीचे है। कह रहा है कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है इसमें से, चारों में से। तो 28 का जो भी हमारे छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन के अनुसार एक क्वेश्चन डिपेंड करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन है CU। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 29 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र, कई बार मैं बोला था, कल के क्लास में मैंने इसे बताया था कि CaOH2 चूना जल लाइम वाटर की बात हो रहा है, तो ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, इसी तरह कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूं आप लोग कहां पे पहुंचे हैं, 29 पे, काफी शानदार। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। सीधे पलट दिया, कल पढ़े थे नीला लिटमस को, आज पढ़े लाल लिटमस को नीला कर दिया, तो उसका पीएच मान जैसे ही कहेगा कि लाल लिटमस को नीला करता है, वैसे ही आपको समझना है कि ये क्षार है, और जैसे ही कहेगा क्षार है, वैसे ही आपको समझना है क्षार का मान 7 से अधिक है, 2 अधिक है, 11, 10। इसीलिए तो ऑप्शन डी आपके सुविधा के लिए दिया है, ए और बी दोनों। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन डी। वही कहा था नीले लिटमस को लाल करता है, तब होता ऑप्शन सी, फिलहाल ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप समझ रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ये भी प्रश्न मैं आपको बताया हूं। अब चलिए जल्दी से आंसर सिर्फ दीजिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं सर? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 3, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अब आप रट चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न बउआ बताएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इसमें क्या सोचना है। सभी छात्र इसका जो भी सही आंसर आपको मालूम हो रहा है कमेंट करेंगे कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है गुरुजी? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है सर, बचपन से लेकर अभी तक रट चुके हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं सर? तो ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा साबुन, आप पढ़े होंगे, साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन है साबुन बनाना, अपमार्जक बनाना, सभी आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा, जहां पे भी आप कोचिंग किए होंगे। नहीं किए हैं तो अभी याद कीजिए, अभी यही ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आज ही आपको परीक्षा देकर 40 में 40 सही करना है। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एक बार नहीं अनेकों बार हम लोग के क्लास में ये आ चुका है। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं सर? तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड, ऑप्शन ए पे ही दिया गया था। शानदार, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हम लोग गला सूख जाता है बोलते बोलते, फिर भी आपके लिए लगातार क्लास चलेगा एग्जाम तक, ताकि सब पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या, ध्यान समझिए क्या आप कह रहा है कि आवर्त में, आवर्त सारणी में आवर्त, यहां पे देखिए, और फिर यहां पे देखिए बाएं से दाएं हम लोग जा रहे हैं, फिर यहां पे देखिए परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो घटता है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। 3 फैक्टर था इस प्रश्न में, ऑप्शन ए पे डिपेंड था, चलिए घटती है। आगे बढ़ते हैं सर, 36 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न पूछ दिया। कह रहा है ये तत्व को अधातु के गुण में बढ़ते क्रम में सजाएं। देखते हैं कितने विद्यार्थी सजाकर आंसर देते हैं कि अधातु के गुण के बढ़ते क्रम में सजाइए, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लिथियम बेरिलियम, यहाँ पे COF, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 37 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है सिलिकॉन क्या है?
ये भी प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है, लेकिन वीवीआई प्रश्न है, सिर्फ वायरल ऑब्जेक्ट की बात के लिए है। कह रहा है सिलिकॉन क्या है सर, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर दीजिए तो कि सिलिकॉन क्या है। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर सिलिकॉन 37 का मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी भर चुका है, तो आपका आंसर गलत हो सकता है, नहीं होगा, आप तूफानी लाल है, ऑप्शन सी उपधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 38 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है इनमें कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व इसमें से कौन सा है, तो Na है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है सर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आहर पाइन, टिहरी बांध, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आहर पाइन तो कल के क्लास में हम लोग 2-3 बार समझे थे, आज टिहरी बांध समझ लीजिएगा। 39 का ऑप्शन बी उत्तराखंड में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी जल्दी बढ़िए, आगे बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, रटते चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, सीधे सीधे बुक के आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से प्रश्न है, किरोसिन में किस धातु को डुबा कर रखते हैं सर, बिल्कुल यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो सोडियम, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी हो जाएगा सर, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या क्या इसमें से बनाया जाता है, डिटर्जेंट पूछा है, तो सर्फ एक्सल। चलिए सर्फ एक्सल का भी ये प्रचार कर रहा है आपका क्वेश्चन पेपर, सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, शैम्पू इजी सर्फ का भी प्रचार कर दिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आपके 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सभी तूफानी लाल तूफान मचाते हुए 42 का सही आंसर कमेंट कीजिए। अंत हो रहा है, आप थोड़ा देर और पेशेंस बनाकर क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आज ही भर आपको साइंस पढ़ना है, अगर पढ़ लीजिए। कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। चलिए प्रश्न पे ध्यान रखिए, आपका ध्यान किधर है, आपका प्रश्न पत्र इधर है, जल्दी से प्रश्न पे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, यहां पे देखिए, कल पूछा था होता है, अब पूछ रहा है नहीं होता है। तो 43 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा, तो कहिएगा सीएनजी, सीएनजी का उपयोग गाड़ियों में करते हैं, एलपीजी, बायोगैस, कोयला, सभी का उपयोग खाना बनाने में करते हैं, एलपीजी तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न है आपसे, Cu + O2 CuO बना रहा है, इसमें कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण, देखिए Cu + O2 CuO बना रहा है सर, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, काफी शानदार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, बउआ टाइप प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे सर, 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो आप जानते हैं समीकरण संतुलित वही होता है जिसमें प्रतिफल में और आपके अभिकारक में दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर हो। यहां पे भी बराबर है सर, ये संतुलित है, पूछा था कौन नहीं है, यहां पे भी बराबर है, यहां पे भी बराबर है, यहां पे देखिए बराबर नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सही नहीं है, तो यही असंतुलित है, पूछा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी 45 का सही आंसर कर देना है। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान, बउआ को अभी मैंने बताया, बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, काफी शानदार, काफी तूफानी लाल मैं देख रहा हूं बन चुके हैं, आप लोगों में से काफी विद्यार्थी तूफान मचाए हुए हैं, और ऑप्शन ए मुझे लग रहा है कि कमेंट कर रहे हैं 46 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन दुर्बल अम्ल है, ये भी आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है, एल्कीन एल्काइन की तरह हर सेट में मिल जा रहा है, कौन दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड। देखिए वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड होता है जो अम्ल जलीय विलयन जिसमें कम H+ आयन हो, और इसमें अधिक हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तो वही पूछ रहा है कौन है, तो अभी पढ़े थे CH3COOS, देखते देखते ऑप्शन सी कमेंट कीजिएगा। चलिए पूरा हमारा भी गला बैठ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा और प्रश्न है, थोड़ा देर आप लोग भी रट लीजिएगा। कह रहा है क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किसका अयस्क है सर, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम का, रट जाइए, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं सर, 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, फिर आ गया पोटेशियम, कह रहा है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, परमाणु संख्या बताइए, जल्दी से बताइए, तो 19, बिल्कुल सही, पोटेशियम 19 होता है सर, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे
आगे बढ़ते हैं गुरुजी 50 नंबर प्रश्न कह रहा है फॉर्मिक अम्ल का जो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल था उसी का यूपीएससी ने पूछ रहा है। तो अगर आपका ध्यान क्लास में होगा तो इसका सही और सटीक उत्तर आप दे पाएंगे मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल सही ऑप्शन ए पे दिया गया है। तो इसे ही सही आंसर करना है, चींटी के डंक में यही पाया जाता है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है काफी वीवीआई प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है सर। तो C2H5OH, बिल्कुल सही सर जी, ऑप्शन सी सही आंसर करना है, C2H5OH। आगे बढ़ते हैं सर 52 नंबर प्रश्न समझेंगे। कह रहा है अल्काइन है, देखिए फिर आ गया अल्काइन का इसमें उदाहरण पूछ रहा है, अल्काइन का इसमें से उदाहरण कौन है सर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, C2H2 बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे ही सही आंसर दे दिया गया है, सभी रट के जाइएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है गुरुजी, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। चलिए अंत तक बने रहिए। 54 नंबर प्रश्न एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक आबंध, अब एसिटिलीन पूछ रहा है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक आबंध, कार्बन कार्बन के बीच आपके कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 3 रटते चलिएगा, 3 ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न की। कह रहा है श्वसन का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, इसमें से किस बीज का उपयोग करके हम लोग श्वसन का अध्ययन करते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अंकुरित बीज, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। कह रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, ये प्रश्न कई बार घूम फिर कर पूछा जाता है। मानव वृक्क जो है किस प्रणाली में आपको पढ़ने को मिलता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। किस सिस्टम में आप पढ़ते हैं सर, तो कहिएगा उत्सर्जन तंत्र में, बिल्कुल सही, तो उत्सर्जन, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी। प्रश्न को एग्जाम में नहीं घबराना है, आराम से पढ़ना है, समझना है, बस आपको प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है। जितना ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव आज बनाना है, और सब्जेक्टिव में जितना कहेगा आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी बनाकर आइएगा। नहीं मालूम होगा गलत भी आंसर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप उत्तर नहीं लिखते हैं, प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको 0 अंक मिलेगा। अगर आप उत्तर लिखते हैं, गलत भी लिख देते हैं 1-2 लाइन, तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग है, जितना स्टेप सही होगा उतना मिल जाएगा। कभी कभी तो पूरा मिल जाता है, तो उससे आपको उत्तर लिखना है, कोई भी सब्जेक्टिव प्रश्न में उत्तर नहीं छोड़कर आना है। कह रहा है पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है गुरुजी, तो 57 का है ऑप्शन ए पानी, अभी मैंने बताया पानी के लिए और भोजन के लिए फ्लोएम, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बउआ टाइप प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैस निकलती है, यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा गैस निकलती है सर, तो CO2, बिल्कुल सही, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें क्या सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न। कह रहा है फल को पकाने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, फल को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित कर सकते हैं, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इथिलीन, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रटते चलिएगा। 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं सर, उसे ही कहते हैं डेंड्राइट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे दिया गया है डेंड्राइट, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए 60 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न पे फोकस रहना है। अंतिम क्लास है साइंस का, मैं भी आपको इस साल साइंस नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, आगे आप 12 में साइंस लेंगे तो पढ़ने को मिलेगा, तो अंतिम है, पढ़ लीजिए अंत तक। और ये क्लास खत्म होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, इसको 1-2 बार देखकर जब तक देखिए जब तक ये सभी प्रश्न नहीं रट जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो आपके लिए काफी है। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, काफी शानदार प्रश्न है। आपातकाल का हार्मोन, इमरजेंसी का हार्मोन किसे कहते हैं, जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं एड्रीनालिन को, बिल्कुल सही, ऑप्शन है एड्रीनालिन जो है इमरजेंसी हार्मोन है, काफी शानदार। 62 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न कल ही मैंने बताया था कि कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, कौन ऐच्छिक क्रिया है, तो ऑप्शन डी, अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 63 नंबर प्रश्न, एक शानदार प्रश्न है, मानव में गर्भ की अवधि होती है, मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होता है, रट जाइए, ऑप्शन ए पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। कह रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, काफी वीवीआई प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ सर, प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे, तो 1985 में, रटते चलिएगा, गंगा एक्शन प्लान आएगा 1985 सही कीजिएगा। 65 नंबर प्रश्न, कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है,
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन देखिए कह रहा है इसमें से किसमें होता है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ईस्ट में, मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में। अभी आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। पूछ रहा है कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन देखिएगा, देखिए डायरिया तो नहीं है, खराब जल से होता है, टीबी होता है और निमोनिया होता है। तो ऑप्शन डी यही श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है गुरुजी। ऑप्शन डी 66 का सही आंसर करेंगे। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं करते हैं, अर्थात मांसाहारी जीव जो है मनुष्य या और कोई भी उसमें किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। बउआ टाइप प्रश्न है। सेल्यूलोज का, शाकाहारी जीव जो घास उस खाते हैं वही सेल्यूलोज का पाचन कर पाते हैं, हम लोग नहीं। तो ऑप्शन भी सही आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न। काफी शानदार शानदार प्रश्न, एकदम जल्दी से इसका आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिएगा। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण, ब्रेन हैमरेज, किसी का ब्रेन हैमरेज करता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। हाइपरटेंशन, देखिएगा हाइपोटेंशन भी था, ये गलत नहीं करना है, हाइपरटेंशन आपको करना है। बिल्कुल सही, ध्यान से ऑप्शन पे बारीकी से नजर दौड़ाइएगा एग्जाम में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप, यहां पे देखिए परजीवी प्लांट पादप की बात हो रहा है तो कास्कुस्टा, कास्कुटा जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। बिल्कुल सही, कुछ लोग कुस्कुटा भी पढ़ते हैं, जो पढ़िए ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, काफी विद्यार्थी अंत तक बने हुए हैं, काफी शानदार, आप ही तूफानी लाल हैं एग्जाम में, आज आपको तूफान मचाना है। अभी देखिए क्लास खत्म हो रहा है तो 2-3 टिप्स मैं आपको दूंगा कि साइंस के पेपर में कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी देख कर जाइएगा, अंत तक बने रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। कह रहा है हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर का पंप किया जाता है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 70 का राइट आंसर यहां पे देखते देखते आपको ऑप्शन भी कमेंट करना है, निलय के द्वारा पंप किया जाता है। बिल्कुल सही, अंत तक बनी, अभी मैं पेपर सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगा। कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है सर। तो 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुजी, मुकुलन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मुकुलन। तो 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए करना है। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है जनन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सभी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव कर देंगे। चलिए याद कीजिए जल्दी जल्दी, अभी पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। 73 नंबर प्रश्न है पुष्प का सबसे बाहरी भाग, देखिए सबसे बाहरी भाग कह रहा है, आउटर मोस्ट पार्ट पूछा है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है सर, बाह्य दल पुंज। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए याद करेंगे। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है। तो बी एंटीबॉडी होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद रखेंगे। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो इंसुलिन नियंत्रित करता है, बाकी ये सभी नियंत्रित नहीं करते हैं। ऑप्शन थोड़ा गलत देखिए, बिहार बोर्ड से सेट हो जाता है। कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। बिल्कुल सही, अब सही हुआ, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। क्या प्रश्न था, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न कह रहा है पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन इसमें से कौन है सर। तो 76 का बउआ भी जानता है कि जिब्रेलिन है। बिल्कुल सही, याद रखिएगा, जैसे ही आएगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन बताइए तो जिब्रेलिन, ऑप्शन ए आपको सही करके आना है। रट रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। बिल्कुल सही, इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए, गलत नहीं करना है, ऑप्शन ए सही आंसर रटिए। चलिए 78 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है सर। तो 78 का है ऑप्शन सी 3। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न कर रहा है एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है गुरुजी इसमें से। तो एंड्रोजन आप जानते हैं मेल हार्मोन है। बिल्कुल सही, बउआ भी जानता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न कर रहा है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मटर पर इसमें से किसने प्रयोग किया था। सीधे सीधे प्रश्न समझिए, मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन मेंडल का प्रयोग था। रुकिए, भागना नहीं आपको, अब मेन बात कहानी शुरू होता है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यही आपको टिप्स एग्जाम में काम आएगा।
फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में। आपको क्या करना है, इस क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव था 2 सेट, एक में 88 एक में 80 याद कर लीजिएगा। फिर आपको जो है कल शाम में जो क्लास हुआ था उसको उम्मीद कर रहा हूं आप रट गए होंगे, नहीं तो फिर से रट जाइए जाकर देखकर, चैनल पर वीडियो होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतना आप रट जाते हैं तो जैसे ही एग्जाम में जाएंगे तो कल आप प्रक्रिया समझ चुके हैं, आपको इसी रूप में प्रश्न मिलेगा। आपको क्या करना है कि 40 ऑब्जेक्टिव में बनाना है। तो आप अगर ये 2 क्लास देख कर जाते हैं 40 बना लेंगे। अब चलिए सब्जेक्टिव में मैं आपको समझा देता हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, यही प्रश्न नहीं आएगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ इसी तरह मिलेगा आपको। भौतिकी शास्त्र आप लिखिएगा अपने कॉपी में, पहले कॉपी लिखना आपको सिखाया हूं। तो भौतिकी शास्त्र में आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 का उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न में दीजिएगा। यहां पे देखिए 8 प्रश्न है, 4 का उत्तर, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर जिनको नहीं आता है उनको भी 4 कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आप छोड़ेंगे आपका अंक कटेगा, अगर आप लिख देंगे आपको कुछ ना कुछ अंक मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर छात्र उत्तर लिखा है गलत भी लिखा है तो उसे 0 आप नहीं दे सकते हैं, तो उत्तर नहीं छोड़ना है। तो समझ में आ रहा है। फिजिक्स में आपको 4 लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछा जाएगा, एक जो भी आपको आता होगा बता दीजिएगा। जैसे देखिए यही प्रश्न आएगा, कितना आसान प्रश्न है। फिर केमिस्ट्री की कहानी शुरू होगा। केमिस्ट्री में भी आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय, 4 का आपको जवाब देना है। कोई प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, 4 लिखना है तो लिखना है, 4 से अधिक नहीं लिखना है। 2 प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय आएगा केमिस्ट्री में भी, 2 में से कोई एक बता दीजिएगा। जीव विज्ञान में आपसे फिर 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पे आप देख पा रहे हैं इसी रूप में रहेगा, 4 का उत्तर दे दीजिएगा। और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 आएगा, इसमें से एक चित्र वाला रहेगा, एक लिखने वाला, तो कोई भी आप एक लिख दीजिएगा, आपके लिए इसके लिए 5 अंक दिया जाएगा। तो आप उम्मीद कर रहा हूं मैं बता दिया किसमें कितना लिखना है। तो हर खंड में आपको जो है लघु उत्तरीय 4 उत्तर लिखना है, दीर्घ उत्तरीय 5-5 हर खंड में लिखना है, 15 का उत्तर लिखना है और 40 आपको ऑब्जेक्टिव बना देना है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, मेरे बात को गांठ बांध कर जाइए, आता हो नहीं आता हो उत्तर लिखना है। कल काफी छात्र कहते हैं हम प्रश्न छोड़ दिए, प्रश्न छोड़ेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। उत्तर आए नहीं आए उत्तर लिखना है, ऑब्जेक्टिव तो आएगा। 40 हम लोग के क्लास नहीं रहेगा, तो बार बार देखकर याद कीजिए। आपका एग्जाम साइंस का भी मैथ से भी शानदार बीते, आप इसमें तूफान मचाएं, आप तूफानी लाल बनकर 80 में 80 लेकर आए। आप सभी को हमारे तरफ से एग्जाम के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हमारा आशीर्वाद और दुआ हमेशा आपके साथ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।